हाय फ्रेंड्स, आज हम नीति शास्त्र का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा का कौन सा विकासवादी नीति शास्त्र। तो विकासवादी नीति शास्त्र के प्रतिपादक या उनके एक मूल स्तंभ कौन से थे? हमारे सर लेज़ली स्टीफन। उनके बारे में काफी डिटेल चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो टॉपिक रहेगा हमारा पश्चिम विचारकों में सर लेज़ली स्टीफन। तो सर लेज़ली स्टीफन का नीति शास्त्र पाश्चात्य दर्शन में विकासवादी नीति शास्त्र का एक बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण और व्यवहारिक स्तंभ है। हार्बर्ट स्पेंसर की तरह लेज़ली स्टीफन ने भी चार्ल्स डार्विन के जो हमारे जैविक विकासवाद के सिद्धांत है उनको नैतिकता पर लागू करने का प्रयास किया था। जो चार्ल्स डार्विन है, डार्विन के जो जैविक विकासवाद के सिद्धांत है उनको नैतिकता पर लागू करने की कोशिश की, लेकिन उनका दृष्टिकोण स्पेंसर के व्यक्तिवाद से बिल्कुल अलग था। तो उनका जो लेज़ली स्टीफन है, तो इनका जो दृष्टिकोण था स्पेंसर के व्यक्तिवाद से बिल्कुल अलग था। स्टीफन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द साइंस ऑफ इथिक्स जो उन्होंने लिखी थी 1882 में, उसमें यह स्थापित किया कि नैतिकता व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे समाज की रक्षा और विकास का विज्ञान है। नैतिकता क्या है हमारे? अ, व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे समाज की रक्षा और विकास का विज्ञान है। इसलिए जरूरी है क्योंकि समाज की रक्षा करना के लिए नैतिकता बहुत ज्यादा जरूरी है। बात करें उनके नीति शास्त्र के मुख्य बिंदुओं की, लेज़ली स्टीफन के नीति शास्त्र के बिंदुओं की बात करें तो पहला बिंदु आता है समाज एक जीवित सावयव के रूप में, मतलब सोशल ऑर्गेनिज्म के रूप में समाज है। तो लेज़ली स्टीफन के नीति शास्त्र का केंद्रीय बिंदु यह है कि समाज केवल व्यक्तियों का कोई कृत्रिम समूह या भीड़ नहीं होती। समाज क्या है? व्यक्तियों का कोई कृत्रिम समूह या भीड़ नहीं होती। समाज अपने आप में एक सावयव मतलब सोशल ऑर्गेनिज्म या एक जीवित शरीर होता है। समाज कार्य करता है, समाज विकसित होता है, समाज आगे बढ़ता है। उनके अनुसार क्या, लेज़ली स्टीफन के अनुसार समाज क्या होता है? एक जीवित शरीर होता है। जैसे एक मानव शरीर अलग अलग अंग जैसे हाथ, पैर, आंख इनसे मिलकर बनता है और सभी अंग मिलके शरीर का निर्माण करते हैं और शरीर को जीवित रखने का कार्य करते हैं, वैसे ही व्यक्ति समाज रूपी शरीर के अंग है। सारे व्यक्ति मिलकर एक समाज का निर्माण करते हैं। लेज़ली स्टीफन के अनुसार देखें तो नैतिकता का उद्देश्य किसी एक व्यक्ति को सुख देना नहीं है। क्या नैतिकता का उद्देश्य क्या? किसी एक व्यक्ति को सुख देना नहीं है, बल्कि इस सामाजिक शरीर जो सोशल टिश्यू है उसको स्वस्थ, मजबूत और जीवित बनाए रखना है। दूसरा सिद्धांत देखेंगे हम, सामाजिक जीवन क्षमता का सिद्धांत। क्या सामाजिक जीवन क्षमता के सिद्धांत की बात है? सोशल पोर्टेलिटी की या एफिशिएंसी की बात करें तो डार्विन के युग्मतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के सिद्धांत को बदलते हुए हमारे स्टीफन ने क्या किया? इसे सामाजिक संदर्भ में प्रस्तुत किया। क्या किया? इसे सामाजिक संदर्भ में प्रस्तुत किया किन्होंने? लेज़ली स्टीफन ने। उनके अनुसार क्या, जैविक विकास में वही जीव बसता है। उनके अनुसार जैविक विकास में वही जीव बसता है जो शारीरिक रूप से मजबूत हो, लेकिन सामाजिक विकास में वह समाज जीवित रहता है जिसकी नैतिकता और एकता सबसे ज्यादा मजबूत होगी। वही समाज लंबे समय तक टिक पाएगा। नैतिकता की परिभाषा की बात करें तो लेज़ली स्टीफन के अनुसार जो आचरण समाज की आंतरिक शक्ति, एकता और जीवन क्षमता मतलब सोशल विटालिटी को बढ़ाता है वही नैतिक रूप से अच्छा है। तो जो आचरण समाज की आंतरिक शक्ति, एकता और जीवन क्षमता को बढ़ाता है वही नैतिक रूप से अच्छा है। इसके विपरीत देखें तो जो आचरण समाज को कमजोर करता है, खंडित करता है या फिर नष्ट करता है, जैसे चोरी, हत्या, झूठ, वह सब कार्य क्या हमारे लिए बुरे माने जाएंगे। किसके अनुसार? लेज़ली स्टीफन के अनुसार। अब देखेंगे उपयोगितावाद का विकासवादी संशोधन। उपयोगितावाद का विकासवादी संशोधन की बात करें तो लेज़ली स्टीफन मूल रूप से उपयोगितावादी परंपरा जो किसकी थी, बेंथम और मिल, इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित थे। लेकिन वे उनके अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के सिद्धांत को अधूरा मानते थे। क्या वे क्या थे? अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के सिद्धांत को अधूरा मानते थे। उन्होंने इसमें दो बड़े सुधार किए। क्या लेज़ली स्टीफन ने उनका जो अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के सिद्धांत थे उनमें दो सुधार किए। पहला सुधार था सुख के स्थान पर स्वास्थ्य। क्या था? पहले सुख के स्थान पर स्वास्थ्य का सिद्धांत दिया। तो पारंपरिक उपयोगितावादी तात्कालिक सुख की गणना करते थे, तात्कालिक सुख मतलब प्लेजर की गणना करते थे। स्टीफन ने कहा कि नैतिक जीवन का लक्ष्य समाज को केवल सुख नहीं बल्कि सामाजिक स्वास्थ्य और कल्याण देना होता है। क्या हमारे नैतिक जीवन का लक्ष्य क्या होता है? समाज का केवल सुख नहीं बल्कि सामाजिक स्वास्थ्य और कल्याण है। कभी कभी समाज के स्वास्थ्य के लिए व्यक्तिगत सुखों का त्याग करना पड़ता है। यदि समाज के स्वास्थ्य के लिए क्या, व्यक्तिगत सुखों का त्याग करना ही पड़ेगा। सुख परिणाम है, सुख लक्ष्य नहीं है। जो उपयोगितावादी है उनके लिए तो हमारे सुख ही लक्ष्य था, लेकिन क्या है, हमारे लेज़ली स्टीफन के अनुसार सुख परिणाम होता है, सुख लक्ष्य नहीं होता। हम नैतिक नियमों का पालन इसलिए नहीं करते कि हमें सुख मिले, बल्कि इसलिए करते हैं ताकि समाज बचा रहे, समाज सुरक्षित रहे। जब समाज सुरक्षित रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तो सुख उसका एक स्वाभाविक परिणाम अपने आप ही बन के सामने आ जाएगा। बाय प्रोडक्ट रूप में सुख सबके सामने आ जाएगा।
जब समाज सुरक्षित रहेगा, समाज स्वस्थ रहेगा। चौथा सिद्धांत आता है हमारा कौन-सा? अंतरात्मा और नैतिक चेतना का विकास। क्या अंतरात्मा और नैतिक चेतना के विकास की बात करें, इवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस। तो एक बड़ा प्रश्न ये उठता है कि मनुष्य के भीतर अंतरात्मा की आवाज़ या फिर सही-गलत की समझ कहाँ से आती है? सबसे बड़ा सवाल कहाँ उठता है? कहाँ से उठता है कि मनुष्य के भीतर अंतरात्मा की आवाज़ या फिर सही-गलत की समझ कहाँ से आती है? कांट जैसे जो दार्शनिक है, इसे ईश्वर प्रदत्त या जन्मजात मानते हैं कि ईश्वर ये चीज़ देते हैं या फिर जन्म से ही ये चीज़ आती है। लेज़ली स्टीफन ने इसका विकासवादी उत्तर दिया। क्या? जो हमारा अंतरात्मा की आवाज़ आती है, जो हमें ये बताती है कौन-सा काम सही है और कौन-सा काम गलत है। तो कांट जैसे दार्शनिक तो कहते हैं कि भैया ये वाला ज्ञान तो ईश्वर ही देता है या फिर बच्चे जन्म से ही इस चीज़ को सीखते हैं। लेकिन लेज़ली स्टीफन इसको नहीं मानते, वो इसका एक विकासवादी उत्तर देते हैं। वे क्या कहते हैं कि अंतरात्मा कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं होती। अंतरात्मा कोई रहस्यमय शक्ति नहीं है, बल्कि ये सैकड़ों पीढ़ियों के सामाजिक अनुभव का संचित परिणाम होती है। क्या? ये हमारे सैकड़ों पीढ़ियों के सामाजिक अनुभव का संचित परिणाम होती है। क्या हमारी अंतरात्मा? मानव जाति के इतिहास में क्या मानव जाति के इतिहास में हमारे पूर्वजों ने जिन नियमों को समाज के लिए हित कर पाया, वे धीरे-धीरे हमारी संस्कृति, संस्कारों और अंततः हमारे जीन मतलब बायोलॉजिकल हेरिटेज का हिस्सा बन गए। आज जिसे हम अंतरात्मा की आवाज़ कहते हैं, वो वास्तव में क्या होता है? हमारे भीतर बोल रहा समाज होता है। जो समाज गहराई से बस गया है हमारे अंदर, वही समाज क्या होता है? अंतरात्मा की आवाज़ कहलाता है। फिर व्यक्तिगत स्वार्थ और सामाजिक कर्तव्य की भावना की बात करें। क्या व्यक्तिगत स्वार्थ और सामाजिक कर्तव्य की भावना मतलब दोनों के समन्वय की बात करें, तो स्टीफन ये स्वीकार करते हैं कि प्रत्येक मनुष्य के भीतर अपने अस्तित्व को बचाने का स्वार्थ होता है। क्या प्रत्येक व्यक्ति के अंदर या प्रत्येक मनुष्य के भीतर क्या है? अपने अस्तित्व को बचाए रखने का स्वार्थ मतलब इगोइज्म होता है। लेकिन विकास की प्रक्रिया में मनुष्य ने ये सीख लिया है कि वह समाज के बिना जीवित नहीं रह सकता। इसलिए समाज अपने अंगों मतलब व्यक्तियों में सहानुभूति और परोपकार के गुण को विकसित करता है। इसलिए समाज क्या करता है? अपने अंगों में सहानुभूति और परोपकार के गुण विकसित करता है और एक सच्चे नैतिक व्यक्ति के लिए अपने क्या एक सच्चे व्यक्ति के लिए क्या उसके व्यक्तिगत हित और सामाजिक कर्तव्य में कोई विरोध नहीं रह जाता। क्यों? दोनों सेम सेम ही होते हैं, क्योंकि वह समझ जाता है कि समाज का कल्याण ही उसका अपना वास्तविक कल्याण है। क्या समाज का कल्याण क्या है? उसका वास्तविक खुद का वास्तविक कल्याण ही है। तो आप देखेंगे हमारे विकासवादी जो नीति शास्त्र में हमारे एक तो स्पेंसर थे, एक लेज़ली स्टीफन थे। दोनों में एक अंतर आता है। अंतर की बात करें, यद्यपि दोनों के दोनों हमारे विकासवादी नीति शास्त्री हैं, लेकिन उनके विचारों में एक बुनियादी अंतर है, जो बहुत ज़्यादा समझना ज़रूरी है। कौन-सा अंतर है उसकी बात करें। हर्बर्ट स्पेंसर की बात करें, तो इनका केंद्र बिंदु क्या था? व्यक्ति। जबकि लेज़ली स्टीफन का केंद्र बिंदु क्या है? समाज। तो हर्बर्ट स्पेंसर क्या कहते हैं? स्पेंसर व्यक्ति की स्वतंत्रता और उसके विकास पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। जबकि लेज़ली स्टीफन सामाजिक शरीर और सामूहिक कल्याण को सर्वोपरि मानते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर का लक्ष्य क्या है? जीवन की अवधि को बढ़ाना और व्यक्तिगत सुख को प्राप्त करना जीवन का लक्ष्य है। जबकि लेज़ली स्टीफन की बात करें, ये पूरे सामाजिक ढांचे मतलब सोशल टिश्यू को स्वस्थ और अक्षुण्ण बनाए रखने पर केंद्रित है, मतलब पूरा का पूरा ध्यान इसी तरफ है। अब बात करेंगे हम स्टीफन के सिद्धांत की आलोचना। तो स्टीफन के सिद्धांत की आलोचना की बात करें, तो दार्शनिकों ने हमारे स्टीफन के नीति शास्त्र की भी आलोचना की है और आलोचना इस आधार पे की है कि यह सिद्धांत रूढ़िवादिता को बढ़ावा देता है। किसको बढ़ावा देता है? रूढ़िवादिता को बढ़ावा देता है। यदि समाज को जीवित रखना ही सर्वोच्च नैतिकता है, तो समाज में व्याप्त जो पुरानी कुप्रथाएं हैं, जो हमारे समाज को एक ढांचा देती है, वो भी नैतिक मान ली जानी चाहिए। जो कुप्रथाएं हैं उनको भी नैतिक मानने वाली बात सबसे बुरी बात है। साथ ही साथ ये है क्या सिद्धांत? ये सिद्धांत समाज के लिए क्रांतिकारियों और समाज सुधारकों के उन विचारों को व्याख्या नहीं करता जो तात्कालिक समाज के नियमों के विरुद्ध होते हैं। उसके बारे में ये कुछ भी नहीं कहता है। तो निष्कर्ष के रूप में देखें तो लेज़ली स्टीफन का नीति शास्त्र हमें यह महत्वपूर्ण दृष्टि देता है कि हमारी नैतिकता कोई व्यक्तिगत सनक या अमूर्त नियम नहीं है, बल्कि यह वो सामाजिक गोंद या सोशल ग्लू है जो पूरी मानव सभ्यता को एक सूत्र में बांध के रखती है और हमें इतिहास के संघर्षों में जीवित बनाए रखती है। तो इस प्रकार एक लेक्चर के जरिए हमने विकासवादी नीति शास्त्री लेज़ली स्टीफन के बारे में काफी डिटेल से जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों का शेयर करें। धन्यवाद।